हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन बोर्ड। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। इंडियन पॉलिटी का ये हमारा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 तक के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझा था। रेगुलेटिंग एक्ट ये कंपनी रूल के तहत जो कि 1773 से लेकर के 1857 तक रहेगा, उसके बाद में क्राउन रूल रहेगा। तो पहला हमने इस सेगमेंट लिया था कंपनी रूल का, जिसमें हमने सबसे पहला एक्ट पढ़ा 1773 का। एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं और वीडियो आगे बढ़ाते हैं। ब्रिटिश के पीएम लॉर्ड नाथ, जिनके अंडर में एक कमेटी बनाई गई, सीक्रेट कमेटी, जो कि बनाई गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण करने के लिए। और इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 साल के लिए व्यापारिक एकाधिकार मिला, इंडिया में और साउथ एशिया में। इसके अलावा ये ट्रेड मोनोपोली के अलावा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का कार्यकाल, जो कि 1 साल के लिए था, इसको बढ़ा करके 4 साल कर दिया गया। बंगाल का जो गवर्नर था, इसके अंडर में मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी भी डाल दिए गए, जिसकी वजह से अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाया। बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग बना। अगर पूछता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग। लेकिन बंगाल का पहला गवर्नर पूछे तो लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, ये हमने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। इसके अलावा हम वॉरेन हेस्टिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, रिकॉल कर लेते हैं कि 1772 से लेकर के ये 85 तक रहता है। इसके अंडर में एक काउंसिल परिषद बनाई जाती है, जिसमें 4 मेंबर्स होते हैं। नंबर 1 क्लैवरिंग, नंबर 2 फिलिप फ्रांसिस, और नंबर 3 मॉनसन, और नंबर 4 बोरवेल। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। इस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एलिजा इम्पे थे, और इसके अंडर में 3 और जजेस थे, जिनका नाम था चेम्बर्स, लेमेस्टर और हाइट। ये एक फेडरल कोर्ट था। अगर इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अगर किसी को अपील करनी थी, तो वो कहाँ करेगा? प्रिवी काउंसिल लंदन में करेगा। जैसे आज अगर हाई कोर्ट का कोई निर्णय है और इसके विरुद्ध अगर हमें अपील करनी है, तो सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कुछ नहीं है। वैसे ही सेम यहाँ पर था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अगर किसी को अपील करनी थी, तो वो प्रिवी काउंसिल में हुआ करती थी। इसके अलावा बिना लाइसेंस के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया। सरकारी कर्मचारियों के उपहार लेने पर, गिफ्ट्स लेने पर प्रतिबंध लगाया। और याद रखेंगे कि वॉरेन हेस्टिंग एक पहला ऐसा गवर्नर था जिस पर महाभियोग प्रक्रिया चलाई गई थी। और ये वॉरेन हेस्टिंग पर जो आरोप लगाने वाले थे, वो चैत सिंह, घसीटी बेगम और नंद कुमार को फांसी हुई थी, अलीजा एम्पे ने की थी। किसके कहने पर? वॉरेन हेस्टिंग के कहने पर। ठीक है, तो पहला महाभियोग प्रक्रिया किस पर चली? वॉरेन हेस्टिंग पर। नेक्स्ट, अब हम समझ लेते हैं एक्ट्स ऑफ सेटलमेंट। देखिए, हमने आपको यहां पर बताया है कि 20 साल, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, 20 साल के लिए ट्रेड मोनोपोली मिली है। 20 साल के लिए ट्रेड मोनोपोली किसको मिली है? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ये कब मिली है? 1773 में। अब इसमें अगर 20 ईयर्स ऐड करेंगे, तो उसके बाद में फिर से इसका रिन्यूअल होगा। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे कि नेक्स्ट 20 ईयर्स पे इसका रिन्यूअल होना है। ठीक है, अब एक्ट्स ऑफ सेटलमेंट समझ लेते हैं कि एक्ट्स ऑफ सेटलमेंट में क्या था, कि जो कमियां इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में रह गई थीं, उन्हीं को पूरा करने के लिए, सही करने के लिए ब्रिटिश संसद में, ब्रिटिश पार्लियामेंट की में एक प्रवर समिति बनाई गई, सेलेक्ट कमेटी बनाई गई, जिसके अध्यक्ष जो थे, याद रखिएगा, अध्यक्ष थे एडमंड एडमंड वर्क। ये इसके अध्यक्ष थे। इनके सुझाव पर ये एक्ट बनाया गया था, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, क्योंकि ये 1773 की कमियों को पूरा करने के लिए था। इसीलिए इसको संशोधनात्मक अधिनियम कहा गया है, अमेंडिंग एक्ट। एक और इसका नाम, जो कि क्वेश्चन पूछा गया है, बंगाल ज्यूरी केयर एक्ट। बंगाल ज्यूरी केयर एक्ट 1781।
ठीक है। तो ये एक्ट जो कि 1773 के जो संशोधन में लाया गया था, इसीलिए इसको संशोधनात्मक अधिनियम कहते हैं, और बंगाल जूरी केयर एक्ट 1781 भी कहते हैं। बंगाल के गवर्नर को बंगाल, अपना खुद का इसका बंगाल, बिहार, बिहार और उड़ीसा, इन इन जगहों पर, इन प्रांतों पर विधि निर्माण की शक्ति दी गई। इस एक्ट में, एक्ट ऑफ सेटलमेंट में, सिर्फ इतना ही है। अगर आप इतना याद कर लेते तो 2-3 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको बता दिया। एक तो आपको याद रखना है, बंगाल जूरी केयर एक्ट 1781 के नाम से भी इसको जाना जाता है, और ये 1773 के संशोधन में लाया गया था, इसीलिए इसको संशोधनात्मक अधिनियम भी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, 1784। यहां पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक बनाया गया, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी में केवल पॉलिटिकल कंट्रोल करेगा। पॉलिटिकल कंट्रोल। अब ट्रेड कंट्रोल कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी खुद करेगा, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया जो कि पॉलिटिकल कंट्रोल कर सके, राजनीतिक कंट्रोल कर सके, लंदन में। लंदन में बनाया गया। अब इसमें जो मेंबर्स हैं वो 6 मेंबर्स हैं। 6 मेंबर्स। ठीक है। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक, ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेटिव जो कार्य थे वो अलग अलग कर दिए गए। ईस्ट इंडिया कंपनी की समीक्षा रिव्यू के लिए एक प्रवर और गोपनीय यानी सेलेक्ट और सीक्रेट समिति बनाई गई। इसी एक्ट के तहत कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग कर दिया गया। कोई खास नहीं है इसमें। पिट्स इंडिया एक्ट को आप याद रखना है कि 1784 में ये आया था। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य, जो कि पॉलिटिकल जो काम था वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स को दिया गया, और इसके ट्रेड जो काम का था वो खुद ईस्ट इंडिया कंपनी में ही रहा। इसके बाद पढ़ते हैं एक्ट्स ऑफ 1784। एक्ट ऑफ 1784। 1784 का जो अधिनियम है, इस अधिनियम में गवर्नमेंट जनरल को अपनी काउंसिल के जो फैसले हैं उनको रद्द करने की शक्ति मिल गई। उनको रद्द करने की शक्ति मिल गई। प्रशासनिक शक्ति के साथ में सैन्य शक्ति भी इसको मिली। ठीक है। प्रशासनिक शक्ति के साथ में सैन्य शक्ति भी इसको मिली। एक बात और याद रखेंगे कि कार्नवालिस, ये जो कार्नवालिस था, एक लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड कार्नवालिस इसी शर्त पर भारत आया कि उसको प्रशासनिक शक्ति के साथ साथ सैन्य शक्ति भी चाहिए। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा गवर्नर था जिसकी ये शर्त थी कि उसे प्रशासनिक शक्ति के साथ में सैन्य शक्ति भी चाहिए? तो वो कार्नवालिस था। कार्नवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्विसेज भी कहा जाता है। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज। हिस्ट्री में ये आपको डिटेल्स में बताया जाएगा, क्योंकि अभी हम जिस पर्पस से पढ़ रहे हैं वो इंडियन पॉलिटी का पर्पस है, और हिस्ट्री की कुछ पॉइंट्स आपको इसलिए बताए जाते हैं जिससे कि आप इसकी एक पृष्ठभूमि बना सकें, क्योंकि कनेक्टेड वो हिस्ट्री से ही है, मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत मिलता हुआ है ये। अब हम पढ़ते हैं चार्टर एक्ट 1793। देखिए 20 साल पूरे हो चुके हैं, और 20 साल पूरे 1773 के एक्ट को, जिसमें कि हमें मोनोपोली, ट्रेड मोनोपोली दी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, अब उसको रिन्यू करने का समय आ गया है। तो 20 साल पर ये फिर से एक बार फिर 20 साल के लिए रिन्यू हो जाता है। और जो सैलरी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों की, जो सैलरी थी वो अब भारतीय राजस्व से दी जाएगी। पहले कंपनी देती थी, लेकिन अब क्या होगा? भारतीय राजस्व देगा इसकी। ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा, आई होप। इसके बाद हम देखते हैं कि कार्नवालिस जो है, अभी मैंने बताया था आपको कि कार्नवालिस कौन था? सिविल सर्विसेज वाला। तो कार्नवालिस जो है ये स्टार्ट कर देता है आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज। इंडियन सर्विसेज। ये सर्विसेज, इंडियन सिविल सर्विसेज कब से स्टार्ट हो जाती है? 1793 से। और ये समय था 21 अप्रैल, 21 अप्रैल 1793, 21 अप्रैल 1793। इसी डे को, 21 अप्रैल को, सिविल सर्विसेज डे भी मनाया जाता है। चार्टर एक्ट 1793 हमने समझ लिया।
अब नेक्स्ट समझते हैं चार्टर एक्ट 1813, 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 क्योंकि अभी हमने समझा 1793 प्लस फिर 20 साल के लिए रिन्यू किया गया था ट्रेड मोनोपोली को, तो 20 साल फिर कंप्लीट हो गए हैं। अब दोबारा से या तो रिन्यूअल होगा, अब देखते हैं क्या होता है। इसमें फिर से ट्रेड मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो ट्रेड मोनोपोली थी, व्यापारिक एकाधिकार, इसको व्यापारिक एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार को क्या किया गया, समाप्त किया गया। अब 20 साल पर समाप्त हो जाता है। पूछता है क्वेश्चन बार बार कि चार्टर अधिनियम 1813 में व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया और इसमें केवल दो चीजें इनके पास रहती हैं जिनका एकाधिकार समाप्त नहीं किया गया। तो वो कौन सी चीजें हैं, अपवाद इसका लिखिए, एक्सेप्ट लिखेंगे। एक्सेप्ट क्या, चाय, जो चाय का व्यापार है वो भी अभी भी एकाधिकार है ईस्ट इंडिया कंपनी का। चाय और चीन, चीन के साथ व्यापार, चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार, ये अभी भी एकाधिकार है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। बाकी सारे एकाधिकार इसके समाप्त कर दिए गए हैं। ठीक है। इसके अलावा चार्टर अधिनियम 1813 में क्रिश्चियन मिशनरीज, ईसाई मिशनरीज, इनको धर्म प्रचार की छूट दी गई। भारत में धर्म प्रचार की छूट, और इनको साथ साथ में बसने की भी छूट दे दी गई। ये दोनों छूटें ईसाई मिशनरीज को मिल गई। और शिक्षा पर, भारत की शिक्षा पर, एजुकेशन पर, इंडियन एजुकेशन पर 1 लाख रुपए पर एनम, 1 लाख रुपए पर एनम की इसमें व्यवस्था की गई। और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे, इनको ट्रेनिंग का जो काम था, इनको ट्रेनिंग का जो काम था, ट्रेनिंग का काम बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसको सौंप दिया गया। ठीक है। तो इसमें हमने मेन देखा कि ट्रेड मोनोपोली जो थी 1813 में, ट्रेड मोनोपोली को समाप्त कर दिया गया सिवाय किसके, चाय और चीन के साथ व्यापार के। ईसाई मिशनरीज जो थी वो धर्म प्रचार की छूट इनको दे दी गई और बसने की भी छूट दे दी गई भारत में। एजुकेशन पर 1 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से इसको प्रदान किया गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेनिंग थी, इसका जो काम था, अधिकार था, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दिया गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं चार्टर अधिनियम 1833, क्योंकि फिर से 1833 प्लस 20 ईयर्स, 1813 प्लस 20 ईयर्स 1833 में अब हम पहुंचते हैं। 20 साल फिर से हो गए, क्योंकि 20 साल के लिए एकाधिकार चाय और चीन का रह गया था। अब क्या होगा, यहाँ पर कंप्लीटली चाय और चीन भी, इनके साथ में भी व्यापार का जो मोनोपोली था वो भी समाप्त हो जाएगा। यानी यहाँ पर पूरी तरीके से ट्रेड मोनोपोली, व्यापारिक एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार कंप्लीटली समाप्त हो गया, पूरी तरीके से समाप्त। ठीक है। इसके अलावा यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रशासन है वो सेंट्रलाइज्ड किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रशासन है उसको सेंट्रलाइज्ड किया गया। इसीलिए अब जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल, वो होगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया।
देखिए इसको आप रिवाइज़ करिएगा, क्योंकि जैसे अब पूछता है कि पहला गवर्नर, फिर अंतिम गवर्नर, फिर पहला गवर्नर जनरल, फिर अंतिम गवर्नर जनरल, फिर पूछेगा कि इसके बाद में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? तो ये दोनों अब इन क्वेश्चंस को आप थोड़ा क्लियर से समझ लीजिएगा और रिवाइज़ करिएगा, जिससे कि आपको ये याद रहेगा, थोड़ा कन्फ्यूज़िंग है और क्वेश्चन इसी पे बहुत ज़्यादा बनते हैं। विलियम वेंटिंग, विलियम वेंटिंग गवर्नर जनरल होगा लास्ट, ठीक है? उसके अलावा पहला भी यही होगा सेम, क्योंकि समय 1833, विलियम वेंटिंग, ठीक है? तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन होगा? विलियम वेंटिंग। इसी 1833 के चार्टर एक्ट में 1833 के चार्टर एक्ट में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक लॉ कमीशन बनाया गया, जो कि भारत का पहला प्रथम विधि आयोग आयोग था। लॉ कमीशन बनाया गया। इसी लॉ कमीशन जो था, इसकी जो धारा थी, धारा 87 के तहत, इस एक्ट की धारा 87 के तहत ये कहा गया कि भारत में जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। भेदभाव नहीं होगा। भेदभाव नहीं होगा और उनको अपॉर्चुनिटी टू वर्क, कार्य करने की, काम पाने की या कार्य करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है? अपॉर्चुनिटी टू वर्क मिलेगा। मैकाले मिनट्स, मैकाले मिनट्स क्या है? मैकाले मिनट्स, मैकाले मिनट्स कहलाया उसी के आधार पर ऑफिशियल लैंग्वेज जो भारत की थी, ऑफिशियल लैंग्वेज वो क्या हो गई? इंग्लिश हो गई, इस एक्ट के आधार पर। लेकिन याद रखेंगे कब से स्टार्ट हुई? 1835 से। तो भारत में 1835 से ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश हो गई, लॉर्ड मैकाले मिनट्स की सिफारिश पर, ठीक है? लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल में 12 मेंबर थे, जो कि क्या बनाने के लिए थे? लॉ, कानून बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए 12 मेंबर थे। क्वेश्चन पूछता है कि किसके आधार पर हमारे भारत की जो लैंग्वेज है ऑफिशियल हुई थी? तो 1835 में हुई थी, चार्टर एक्ट 1833 के तहत हुई थी और मैकाले मिनट्स की सिफारिश पर हुई थी। इसके साथ-साथ भारत के लोगों को प्रशासन में भाग मिल गया। अभी मैंने बताया ना कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा भारतीयों के साथ में। तो भारत के लोगों को प्रशासन में भी भाग मिला, प्रशासन में भाग मिला, ठीक है? अब नेक्स्ट हम देखेंगे 1853 का, क्योंकि अभी हमने देखा 1833, इसके बाद 1853। 1853 का चार्टर एक्ट, 1800, ठीक है? इसको इसको हम राजलेख अधिनियम भी कहते हैं। इसमें क्या-क्या था? जो इंडियन सिविल सर्विसेज था, आईसीएस, इसके लिए पहली बार रिटन एग्जाम करवाया गया। पहली बार रिटन एग्जाम करवाया गया। लेकिन याद रखेंगे कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया
कि आईसीएस को शुरू करने वाला कौन था? कॉर्नवालिस। कब स्टार्ट किया? 1793 में, 21 अप्रैल 1793 में। इसीलिए हम सिविल सर्विसेज डे मनाते हैं 21 अप्रैल को। इसके बाद पहले रिटन एग्जाम नहीं होता था, लेकिन अब रिटन एग्जाम कब से स्टार्ट हो रहा है? 1853 से। ठीक है, अब 1853 रिटन एग्जाम जब स्टार्ट हुआ पहली बार, तो वो समय था गवर्नर लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। अगर पूछता है कि पहली बार किसने क्वालिफाई किया, फर्स्ट क्वालिफाई, इंडियन, तो वो थे सत्येंद्र सुरेंद्र नाथ बनर्जी। लेकिन इन्होंने ज्वाइन नहीं किया। पहले क्वालिफाई कौन किए? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगर क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट क्वालिफाई प्लस ज्वाइन, तो वो हैं सत्येंद्र नाथ, सत्येंद्र नाथ टैगोर। कब किया? 1864 में। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर ने 1864 में ये एग्जाम पास किया और ज्वाइन भी किया। अब सत्येंद्र नाथ टैगोर, आपने टैगोर तो सुना होगा, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के ये बड़े भाई हैं। इन्होंने पहली बार क्वालिफाई भी किया और ज्वाइन भी किया। ठीक है, देखिए अब यहां पर 1853 के बाद में हमारे देश में एक क्रांति हुई थी, जिसको हम 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। ये 1857 की जो क्रांति है हमारे देश में, इसकी वजह से बहुत उथल पुथल हुआ और यहाँ पर बहुत सारे एक्ट्स भी आएंगे। तो अभी तक जो एक्ट्स बन रहे थे वो कंपनी रूल के तहत बन रहे थे, लेकिन अब बनेंगे, क्योंकि हमें ये जो एक्ट है ये 20 साल बाद लाना था, लेकिन देश में परिस्थिति ऐसी बन गई जिसकी वजह से ये एक्ट अब फिर से आएगा, और जो कि 1858 में ही लाना पड़ता है। 1857 की क्रांति के बाद में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आता है एक। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, प्रोक्लेमिनेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया। ये जो घोषणा पत्र है ये कब है? तो ये आएगा 1 नवंबर 1858 को। इस घोषणा पत्र को इलाहाबाद के मिंटो पार्क, इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा जाता है। तो महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र है इसको पढ़ेगा कौन? यहाँ का जो उस समय लॉर्ड था, गवर्नर था, जनरल ऑफ इंडिया, वो कौन था? इस समय पे गवर्नर था कैनिन। कौन पढ़ेगा? कैनिन। ठीक है, इस घोषणा पत्र में, इस घोषणा पत्र में ये कहा गया, देखिए ये जो 1857 की क्रांति हुई है इसका इंस्टेंट जो कारण था वो था कि धर्म के विरुद्ध इन्होंने बहुत सारे एक्टिविटीज और एक्ट्स लाए थे, जिसकी वजह से हमारे देश में बहुत से लोग इंस्टेंट भड़के थे। हालांकि इसके कई कारण हैं, हम इतिहास में बात करेंगे। तो पहला तो ये कहा गया कि सरकार, जो सरकार है वो भारत के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। पहला कहा गया धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। दूसरा, जो भी कानून बनाएगी वो ये देख करके बनाएगी कि कहीं इससे इनके रीति रिवाज और धार्मिक चीजें का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। साथ में याद रखेंगे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ये जो महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र था
ये किसने पढ़ा था? तो मिंटो पार्क इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था, ठीक है? और इन्होंने कहा कि धार्मिक इस एक्ट में कहा सॉरी घोषणा पत्र में कहा कि धार्मिक सॉरी कानून के समक्ष समानता। देखिए ये सब शब्द हैं कहने के, हालाँकि ऐसा कुछ था नहीं। सभी निवासियों को इसमें कहा गया कि सभी निवासियों को नौकरियों में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत थी, नौकरियों में योग्यता के आधार पर पद मिलेंगे। अभी तक क्लरिकल ही चलता था। योग्यता के आधार पर ये तो इन्होंने घोषणा कर दी, के आधार पर पद मिलेंगे। चलिए, अब हमने देखा कि घोषणा पत्र भी आ गया है और साथ में ये भी इसमें कहा गया कि अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसका शासन खत्म। अब ये क्राउन के अंडर में यहाँ के एक्ट बनेंगे और शासन चलेगा। तो कंपनी शासन खत्म, अब ईस्ट इंडिया कंपनी का खत्म होकर के अब आता है क्राउन रूल। तो क्राउन रूल के तहत क्राउन रूल इंग्लैंड सम्राट का शासन, क्राउन रूल जो कि रहेगा 1858 से लेकर के 1947 तक। और इस क्राउन रूल के तहत सबसे पहला अधिनियम बनता है भारत सरकार अधिनियम 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, इस एक्ट में क्या क्या चीजें थी वो देख लेते हैं। इसमें कंपनी का शासन समाप्त, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो समाप्त हो गया। और इसी में विक्टोरिया को भारत की सामग्री, विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी साम्राज्ञी कहा गया। ठीक है, इसके अलावा गवर्नर जनरल, अभी मैंने बताया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता था पहले एक्ट्स में। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से अब ये बनता है भारत का वायसराय, भारत का वायसराय। तो पूछेगा कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सबसे लास्ट कौन था, अंतिम कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग। और इसी के समय पे अब एक्ट ये आया भारत सरकार अधिनियम 1858, जिसको पढ़ा भी इसी ने था। तो अब भारत का वायसराय कौन होगा पहला? तो वो भी यही होगा, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, हालांकि जब ये एक्ट पास किया गया था ब्रिटिश संसद में, तो इस एक्ट का नाम था एक्ट फॉर द बेटर, एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके नाम से, एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से ये ब्रिटिश संसद में पास किया गया था। इसी को हम भारत सरकार अधिनियम 1858 कह रहे हैं। इसको, इस एक्ट को अंग्रेजों ने ही कहा है भारतीय स्वतंत्रता, भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा। भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा। तो हमने 1858 तक देख लिया। इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। थोड़ा वेट करिएगा।
इस एक्ट में एक नया पद जोड़ा गया और वो क्या था? भारत का राज्य सचिव। भारत का एक राज्य सचिव होगा, स्टेट सेक्रेटरी। इस स्टेट ऑफ सेक्रेटरी के अंडर में ही हमारे देश का यानी भारत का जो वायसराय होगा वो काम करेगा। ठीक है। 1861 में एक बार ये चेक कर लीजिए, 1860 भी हो सकता है, कई कई जगह मैंने 1860 भी देखा है, 1860 और 61 ही मैंने दो तीन जगह देखा है, तो आप इसको एक बार कंफर्म करिएगा। 1860 में जेम्स विल्सन, जेम्स विल्सन, जेम्स विल्सन ने पहला प्रथम भारतीय बजट पेश किया। तो प्रथम भारतीय बजट किसने पेश किया? जेम्स विल्सन ने। 1860 या फिर 1861, इसको आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। इसी समय इसी एक्ट के तहत इनकम टैक्स स्टार्ट हुआ। किसके समय है ये? लॉर्ड कैनिंग के समय। लॉर्ड कैनिंग, इसीलिए लॉर्ड कैनिंग को फादर ऑफ इनकम टैक्स भी कहा जाता है। भारत का पहला वायसराय, भारत का इनकम टैक्स का जो जन्मदाता है वो भी कौन है? लॉर्ड कैनिंग है। इसके बाद अब नेक्स्ट अधिनियम भारतीय परिषद, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इंडिया काउंसिल एक्ट। 1861। 1861 में आईपीसी, कलर चेंज कर लेते हैं, अठारह सौ आईपीसी की शुरुआत हुई। इंडियन पिनल कोड, ये आज भी चलता है। भारतीय दंड संहिता। इसी एक्ट के तहत भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत में जो वायसराय था, वायसराय को अध्यादेश, ऑर्डिनेंस पास करने की शक्ति मिली, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। देखिए, अब मैं आपको अध्यादेश बता देता हूँ, अध्यादेश क्या होता है। हमारे देश में कोई भी अगर बिल आता है तो वो राज्यसभा और लोकसभा से पास होकर के राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उस पर अपना साइन करके एक्ट बना देते हैं, अधिनियम बना देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि राज्यसभा और लोकसभा में से कोई सा भी सदन चल नहीं रहा होता, तो राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वो एक ऐसा कानून बना सके जो उस समय के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वही एक अध्यादेश होता है। अध्यादेश एक ऐसा कानून जो राज्यसभा या लोकसभा या किसी भी सदन से जब चल नहीं रहा है उससे पास किए बिना राष्ट्रपति डायरेक्ट उसको बना देता है। तो केंद्र में अगर बात करें तो प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति है उसके पास ये शक्ति है और राज्य में राज्यपाल के पास ये शक्ति है। आगे भी डिस्कस करेंगे। राष्ट्रपति जो है इस शक्ति का जो इस्तेमाल करता है वो आर्टिकल 123 के तहत करता है, जबकि राज्यपाल 213 के तहत करता है। 123 213, ठीक है, वही एक अध्यादेश है। तो अध्यादेश की जो शक्ति की नींव है वो कहाँ से पड़ती है? 1861
1861 के अधिनियम से पड़ती है। वायसराय को ये शक्ति दी जाती है। तो सबसे पहले वायसराय को शक्ति दी जाती है, आज राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास ये शक्ति है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि विभागीय जो प्रणाली व्यवस्था है, पोर्टफोलियो डिपार्टमेंट। पोर्टफोलियो डिपार्टमेंट की जैसे आज हम मंत्रिमंडल में देखते हैं कि कोई कानून मंत्री है, तो कोई रेवेन्यू मंत्री है, बोले तो इनकम इसका राजस्व मंत्री है, कोई रेल परिवहन मंत्री है। तो ये जो डिपार्टमेंट्स की शुरुआत है, ये 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम से ही मानी जाती है। तो कहें तो मंत्रिमंडल की जो नींव है, मंत्रिमंडल की जो नींव है, वो किस अधिनियम में पड़ी है? 1861 के अधिनियम में पड़ी है। इसमें डिपार्टमेंट्स को अलग-अलग किया गया। इसके अलावा 1862 में कैनिन ने 3 भारतीय हैं, 3 याद रखेंगे, 3 भारतीय विधान परिषद में शामिल किए, मनोनीत किए। विधान परिषद में शामिल किए, नॉमिनेट नॉमिनेट किए, मनोनीत किए। ठीक है। तो पहली बार 1862 में कैनिन ने भारतीय विधान परिषद में 3 लोग शामिल किए जो कि भारतीय थे। अब ये कौन-कौन थे? ये क्वेश्चन कभी पूछ लेता है। तो नंबर 1 बनारस के राजा, बनारस के राजा। नंबर 2 पटियाला, पटियाला के राजा। नंबर 3 सर दिनकर राव। ये 3 लोग किसमें शामिल किए गए हैं? विधान परिषद में। ठीक है। 3 भारतीय हैं जो कि विधान परिषद में शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट मद्रास सॉरी चलिए मैं इसको कट कर देता हूँ। मद्रास प्लस बम्बई के प्रांतों को, इन दोनों प्रांतों को कानून निर्माण का अधिकार मिल गया और साथ ही साथ केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण यानी सेंट्रलाइजेशन से डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है। यानी केंद्र में ही शक्तियां हुआ करती थी जो पूरे को कंट्रोल करती थी, अब राज्य भी अपने उसको कंट्रोल करेंगे। ठीक है। आज की जो वीडियो है इसमें हमने 1861 तक के भारतीय परिषद अधिनियम को देख लिया है। आज की वीडियो में सिर्फ हम इतना ही कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट एक हेडिंग बना करके भारतीय परिषद अधिनियम 1892 इसको हम हेडिंग बना करके एक बार रख लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। क्या चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में ही हम हेडिंग बना लेंगे और आगे का हम समझेंगे और इसमें हम क्राउन के तहत जितने भी हमारे अधिनियम्स रहे हैं, एक्ट्स आए हैं, उनको हम बारीकी से समझेंगे और जब ज़रूरत होगी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, वो भी आपको इतिहास के कुछ पॉइंट्स बताए जाएंगे जिससे कि आप इसको कनेक्ट कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।